हेलो बच्चों, माय नेम इज त्रिलोकी गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाइटल ट्रायोलॉजी। तो चलिए गाइज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो गाइज हमने कल देखा था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, जो कि कुछ रफली ऐसा दिख रहा था, रफली ऐसा दिख रहा था। और इसमें मैंने बताए थे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 1 2 3 4। ठीक है, जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ये फील्ड है स्पोरोजीनस टिश्यू से। ये फील्ड है स्पोरोजीनस टिश्यू से। किससे? स्पोरोजीनस टिश्यू। जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है वो फील्ड है स्पोरोजीनस टिश्यू से। जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं वो कुछ सेल से मिलकर बना हुआ तभी टिश्यू है। जो इस सेल्स है वो एक्ट करते हैं एमएमसी की तरह। ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू act as MMC। MMC का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके बाद जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा यहाँ पे कि ये पूरा टिश्यू हो गया, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू है कि बहुत सारे सेल से मिलके बना होगा, तो ये हो गया टिश्यू। उसका एक सेल अगर निकालूं तो वो एक्ट कर रहा है एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, कोई भी एक सेल ले सकते हो क्योंकि सारे के सारे एमएमसी की तरह काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा गाइस? मियोसिस। क्लास 11th में पढ़ चुके हैं मियोसिस होने से इससे बनेगा क्लस्टर ऑफ सेल्स या फिर 4 क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड जो कि है क्या है? क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स है। क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। क्लस्टर मतलब गुच्छा। ठीक है, कि इकट्ठे हैं, 4 सेल्स इकट्ठे मिल गए, उसे हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो रफली कुछ ऐसा दिखता है। कि 4 सेल्स हो गए जो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, उनका ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो अब यहां तक अभी हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। सिर्फ इतना पार्ट कि स्पोरोजीनस टिश्यू का एक सेल जो कि एमएमसी की तरह काम करता है, उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद क्या होगा? जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा, अब ये बन गया हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसमें होगा डिहाइड्रेशन। इसमें गाइस होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने से ये जो 4 सेल्स चिपके हुए हैं आपस में टूट जाएंगे। टूट के हमें 4 डिफरेंट सेल्स दे देंगे। 4 डिफरेंट सेल्स दे देंगे, बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। यानी कि हमारे पास क्या आ गए? 4 पॉलन ग्रेन्स आ गए। 4 पॉलन ग्रेन्स आ गए। कि स्पोरोजीनस टिश्यू का एक सेल हमें देता है 4 पॉलन ग्रेन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है बायोलॉजी में
कि एक स्पोरोजीनस टिश्यू का एक सेल हमें 4 पॉलन ग्रेन्स देता है। तो गाइज यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन ग्रेन्स, कि अभी जो बनाया था कि ये हमारा अंदर वाला सेल हो गया, अंदर वाली लेयर हो गई जो कि बनी होती है इंटाइन की, जिसे बोलते हैं इंटाइन। और जो इंटाइन है वो बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन। और जो इसकी आउटर लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जिसे हम बोलते हैं एक्साइन, जो कि बनी हुई है स्पोरोपोलिन स्पोरोपोलिन। और जहां पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती है, जहां पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती है उसे कहते हैं जर्म पोर। और यहीं से पॉलन ट्यूब अराइज करती है, यहीं से पॉलन ट्यूब अराइज करती है जहां पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम कहते हैं जर्म पोर। और ये जो पॉलन ग्रेन है वो एज अ फॉसिल फ्यूल फाइंड होते हैं, एक्ट एज फॉसिल्स। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन इन। तो आप बोलोगे स्पोरोपोलिन इन की, तो क्या हो गया? ये स्पोरोपोलिन इन क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाईली रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट टू एसिड्स, अल्कली बैक्टीरिया, हाई टेम्परेचर, ठीक है। कि जो स्पोरोपोलिन है वो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट है कि उसके ऊपर एसिड्स का असर नहीं हो रहा, अल्कली का असर नहीं हो रहा, बैक्टीरिया का असर नहीं हो रहा, हाई टेम्परेचर का असर नहीं हो रहा। और ये वही सारी चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ को डिग्रेड करने में हेल्प करती हैं, और जब इसके ऊपर इसका असर ही नहीं हो रहा तो ये डिग्रेड ही नहीं होगी, और डिग्रेड नहीं होगी तो एज अ फॉसिल्स हमें आने वाले टाइम में मिलती रहेगी। तो गाइस अब अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। जो अभी हमने 4 सेल्स बनाए थे कि 4 पॉलन ग्रेन्स मिले, तो उसको और डिटेल में समझते हैं कि ये एक सेल हो गया, ये पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है, ये पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है। ये पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है, और जो इसका साइटोप्लाज्म है वो सराउंड हो रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो यानी कि जो आउटर लेयर हो गई वो क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ये अंदर वाला पार्ट है वो हो गया साइटोप्लाज्म। अब गाइस क्या होता है, जो ये सेल होता है जैसे जैसे मैच्योर होता है, जैसे जैसे पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, ये डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में, टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसका भी एक अपना न्यूक्लियस होता है, और इसका भी एक अपना न्यूक्लियस होता है।
कि एक सेल था पॉलन ग्रेन, वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में। जो बड़ा वाला पार्ट है, जो ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल। इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल। और जो ये छोटा वाला पार्ट है, जो ये छोटा वाला पार्ट है, इसे कहते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब की वेजिटेटिव सेल के क्या क्या फीचर होते हैं वो लिख लेते हैं कि ये एक तो सिंपल सी बात है, लार्ज है, इसके पास एबेंडेंट फूड होता है, एबेंडेंट फूड होता है ताकि नरिश करता रहे, जैसे जैसे पॉलन ग्रेन डेवलप करेगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहे। इसके पास लार्ज साइटोप्लाज्म है, लार्ज साइटोप्लाज्म है कि साइटोप्लाज्म का ज़्यादा हिस्सा इसी के पास आया, साइटोप्लाज्म है। और इर्रेगुलर शेप का इसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल है मेनली क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड कर रहा है, या मेल जर्म सेल को फूड प्रोवाइड करने का काम करेगा जब तक वो इसमें रहेगा। और जनरेटिव सेल्स मेनली रिप्रोडक्शन में काम आएंगे, रिप्रोडक्शन में काम आएंगे। जनरेटिव सेल कैसा है, ये फ्लोट कर रहा है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लार्ज सेल, यानी कि वेजिटेटिव सेल। इट फ्लोट इन वेजिटेटिव सेल, ये फ्लोट करेगा वेजिटेटिव सेल में और स्पिंडल शेप होगा, और एक न्यूक्लियस होगा, हैव आ न्यूक्लियस। दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस है। और इसके बाद डेंस साइटोप्लाज्म है। कोई भी चीज़ बड़ी हो, छोटे से एरिया में कर दो तो डेंस हो जाती है, तो डेंस साइटोप्लाज्म, ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हमें पढ़ने की इसके यूजेस क्या हैं और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। पॉलन ग्रेन के हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे और उसके यूजेस क्या होंगे। हार्मफुल इफेक्ट में क्या हो सकता है, ये क्या करते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, तो ये ईजिली हमारे लंग्स में एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोरोनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। तो पहला पॉइंट यही है गाइस कि इट या दे कैन एंटर इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड cause disorder like asthma and bronchitis। और गाइस ये एलर्जी भी कॉज करते हैं, ठीक है। कि कहीं जैसे शहर का बंदा गांव में जाता है तो उसे तुरंत स्नीजिंग होने लगती है, इन्वायरमेंट चेंज होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स एंटर कर जाते हैं नोज में और वो एलर्जी कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कोल्ड वगैरह हो गया। बेसिकली वो होती है एलर्जी। दे कैन कॉज एलर्जी। थर्ड पॉइंट है पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास।
कैरेट ट्रांस। क्या इसकी स्पेशलिटी हैव हाई रिप्रोडक्टिव पावर, हाई रिप्रोडक्टिव पावर, हाई रिप्रोडक्टिव पावर। ठीक है, ये क्या हुआ, इंपोर्टेड वीट के साथ, कि जो हम भारत के कंट्री से जो वीट मंगाते हैं उनके साथ आ गए। ठीक है, लेकिन इनकी जो पावर थी रिप्रोड्यूस होने की या जनरेट होने की, ठीक है, या ग्रो होने की, वो इतनी ज़्यादा थी कि हम इतनी आसानी से इन्हें रिमूव नहीं कर पा रहे थे जितनी आसानी से रिप्रोड्यूस होते जा रहे थे। अब ये क्या हुआ, जैसे वाटर में ही मान लो ये ग्रो कर रहे हैं, इतने ज़्यादा ग्रो कर गए जितना वाटर में ऑक्सीजन था सारा इन्होंने निकाल लिया, तो वहाँ की जो फिशेस के लिए था वो नहीं बचा। तो एक तरीके से ये पॉल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं। ठीक है, एंड कॉज पॉल्यूशन, ठीक है। किसके साथ आए थे कैरेक्टर्स, वीट या इंपोर्टेड वीट्स के साथ। अब इनके यूजेस क्या हो सकते हैं, तो गाइस अब यूजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ये इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर इन्हें फूड सप्लीमेंट की तरह खाया जाए तो ये हमारा लाइफ स्टाइल इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, कि जो हम फूड खाते हैं उनके अंदर इतनी नरिशमेंट नहीं होता जितना इनके अंदर होता है। ठीक है, कि अगर हमने एक टैबलेट खा ली या इसका एक सिरप पी लिया, उसमें हमारे को सारे नरिशमेंट मिल गए। ठीक है, ऑल विटामिन मिल गए, जितने भी हमारे लिए जरूरी चीज़ें थी वो हमारी बॉडी में आ जा रही हैं। ठीक है, यूज एज फूड सप्लीमेंट एज सिरप्स एंड टैबलेट। They also increase performance of athletes and race horses। गाइस कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो वो देख लेना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे भी ये वाला टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू गाइस।